नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। साथियों, बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। लोगों को ऐसी उम्मीद थी या ऐसी चर्चा चल रही थी बिहार में कि मकर संक्रांति पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, सियासी भूचाल आ जाएगा बिहार में। 14 तारीख को दही चूड़ा भोज के दरमियान अक्सर बिहार में कुछ परिवर्तन होता रहा है। उस इतिहास को देखते हुए, उस ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी चर्चा थी कि दही चूड़ा यानी मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में सियासी उलटफेर हो सकता है। नीतीश कुमार ने इस बार सबको, जितने सियासी पंडित थे, सबको गच्चा दे दिया। नीतीश कुमार की चाल को पढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं। अमित शाह भले चाणक्य कहे जाते हूं, लेकिन नीतीश कुमार की चाल, अगला कदम क्या होगा, अगली उनकी बारी में क्या वो करने वाले हैं, इसका किसी को इल्म नहीं होता। और इस बार भी नीतीश कुमार ने यही किया। जिस सियासी खेला की उम्मीद लोगों ने दही चूड़ा भोज के दरमियान लगाकर रखा था कि वो खेल होगा, वो खेल अब होली के बाद होने जा रहा है। दोस्तों, मार्च के पहले हफ्ते में बिहार में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घटने वाली है। हम इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। ये राजनीतिक घटना बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे जुड़ी हुई घटना होगी। ये जो घटना होगी, ये चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव के सियासी वजूद को तय करेगी। और ये जो घटना होगी, ये घटना तय करेगी कि बीजेपी और जेडीयू में दोस्ती और कितनी लंबी चलेगी। ये जो घटना होगी, इसी घटना में इस बात का सार भी छिपा होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार के बारे में कौन सा विजन लेकर आएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार, मतलब उन पर तो विपक्ष इतने गंभीर आरोप लगाता है, इतने गंभीर आरोप, मतलब गंभीरता को समझिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिहार में दौरा हो रहा था। उस दौरे के दौरान एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति को रिसीव करने जाता है एयरपोर्ट, या उपराष्ट्रपति जैसे भी आते हैं उन्हें रिसीव करने मुख्यमंत्री जाता है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है उपराष्ट्रपति। ऐसी हालत में भी नीतीश कुमार ने जगदीप धनखड़ को रिसीव नहीं किया। जब रिसीव नहीं किया नीतीश कुमार ने, उसके बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार की अब हालत ठीक नहीं है। इस वक्त आप सबको पता है कि वो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा जिस शेड्यूल के साथ, जिस टाइम टेबल से चलनी चाहिए, उससे वो 48 घंटे पीछे चल रहे हैं। मतलब जहां उन्हें आज जाना चाहिए, वहां वो 2 दिन बाद जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संकेत उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मिल रहा है। विपक्ष आरोप क्या लगा रहा है कि नीतीश कुमार की अब जो स्वास्थ्य की हालत है वो ठीक नहीं है, वो राज्य नहीं चला सकते हैं। उन्हें, मतलब एक ये भी चर्चा चली कि भूलने की बीमारी हो गई है नीतीश कुमार को। कुछ लोगों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया। उपराष्ट्रपति के स्वागत में जब नीतीश नहीं पहुंचे, प्रोटोकॉल के मुताबिक भी नहीं पहुंचे, तब भी तेजस्वी यादव ने तो यही सवाल उठाया कि नीतीश अब रिटायर्ड हो गए हैं, वो टायर्ड मुख्यमंत्री हो गए हैं और इसलिए उन्हें अब कुर्सी पर नहीं बने रहना चाहिए, मतलब बने रहने का कोई हक नहीं है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में जेडीयू के भीतर सवाल यह उठने लगा कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन पार्टी को चलाएगा। आप सबको पता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में, मतलब जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी चाल चली कि जेडीयू पर उनकी पकड़ मजबूत हो, वो पकड़ ढीली ना पड़े। जेडीयू में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नेता, सबसे ज्यादा कद वाला नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने ही बनने की कोशिश की और इसमें वो 100% कामयाब रहे। अब इसे ऐसे समझिए कि जब एनडीए साथ में मिलकर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, मतलब जेडीयू आई थी एनडीए में, जब जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष हुआ करते थे जेडीयू के, तो जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार ने टेक ओवर किया। उसके बाद उन्होंने शरद यादव को बिठाया, लेकिन शरद यादव के पास हाथी वाले दांत थे, मतलब पावर नहीं था। पावर सारा नीतीश कुमार के पास था। तब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ललन सिंह का दौर आया, लेकिन ललन सिंह के पावर को उन्होंने सीज किया। फिर उसके बाद आरसीपी सिंह का दौर आया, उनके पावर को सीज किया। आरसीपी गए तो अब एक बार अशोक चौधरी का दौर आया, फिर उनके पावर को सीज किया गया। तो इस तरह से नीतीश कुमार लगातार प्रयोग करते रहे और जब जब किसी बड़े कद के नेता को नीतीश कुमार ने पीछे खिसकाया, उन्होंने कमान खुद के हाथ में रखी। इसलिए रखी, और जब जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, उस पार्टी पर उनका प्रभुत्व कमजोर पड़ जाएगा,
तब नीतीश कुमार ने पलटी मार दी या कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों के भीतर, पार्टी के नेताओं के भीतर, विधायकों और सांसदों के भीतर, कोर कमेटी के भीतर एक मैसेज ये जाए कि नीतीश कुमार के सामने कोई अगर खड़ा होता है या उनसे टकराने की कोई कोशिश करता है तो वो पार्टी में नहीं रहेगा। इस मामले में नीतीश कुमार को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार की जो अभी स्वास्थ्य की हालत है, उसके बाद उन्हें आज नहीं तो कल नीतीश कुमार को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी को कौन चलाएगा, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो बिहार को कौन चलाएगा। नीतीश कुमार को यह तय करना है, और ये कैसी घड़ी आ गई है जब नीतीश कुमार ये तय करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये तय करने जा रहे हैं कि उनका वारिस कौन होने जा रहा है, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और लोग जो कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार मतलब परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, इन सारे कयासों को नीतीश कुमार ने खारिज करते हुए जो खबर मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार को अभी नीतीश, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक पार्टी की कमान संभालेंगे। वो पार्टी में सबसे बड़े नेता के पद पर बने रहेंगे और निशांत कुमार की ट्रेनिंग होगी। इसी बीच उन्हें होली के बाद मतलब पार्टी में शामिल किया जाएगा, पार्टी में एक बड़ा पद मिलेगा और उनकी ट्रेनिंग चलेगी कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो निशांत कुमार अब पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार के वारिस जो असली उत्तराधिकारी हैं वही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित होने जा रहे हैं। अब कुछ महीने पहले तक निशांत कुमार के बारे में यही खबर चल रही थी कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते। कई बार मीडिया ने जब उनसे बात की, उन्होंने सिरे से खारिज किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अब जब राजनीति में नहीं आने वाले लोग राजनीति में आते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ बहुत बड़ा भूचाल आता है। इतनी क्रांतिकारी चीजें हो जाती हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर आज के दौर की राजनीति की बात करेंगे तो सबसे बड़े नेता ऐसे जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे और इसके बाद भी वो राजनीति में आए, और उन्होंने राजनीति में मतलब आप देखिए उनकी बहुत बड़ी धमक आज दिखती है। राहुल गांधी उनका नाम है। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपनी मां के कहने पर राजनीति में आए, वरना वो राजनीति से दूर भागते। तो उन्हें प्रिंस कहा जाता था एक दौर में। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे देश के, वो चाहते तो मतलब उनका जबरदस्त क्रेज था। एक दौर वो भी देखा जब पटना में वो आते थे, बिहार की सड़कों पर जब उतरते थे तो कर्फ्यू सा लग जाता था। मतलब उनको देखने के लिए लोग उतावले इतने हो जाते थे कि भीड़ लग जाती थी, और नतीजा कि पुलिस को उस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग करना पड़ता था। सुरक्षा के इतने मुकम्मल इंतजाम होते थे कि कोई राहुल गांधी को दूर से भी नहीं देख सकता। मतलब बहुत दूर, आप लंबी लाइन लगी होती थी, बहुत दूर रहकर देखना पड़ता था राहुल गांधी को। जिस कॉलेज में चले जाते थे वहां की लड़कियां मर जाती थी राहुल गांधी पर। मतलब ऐसी हालत थी, उनका ऐसा जबरदस्त क्रेज था। राहुल गांधी ने विदेश में पढ़ाई की, उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद उन्हें मतलब राजनीति में आना, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिताजी की हत्या हुई। तो उन्होंने बहुत सारी ये जो चीजें देखी, खून खराबा देखा, इसकी वजह से वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन आए और वो कारगर भी साबित हुए। इसमें दोस्तों एक और नाम है, उसका जिक्र भी हम कर देते हैं। आप सबको पता है अजित सिंह। अजित सिंह एक ऐसे नेता रहे जो केंद्र में मंत्री भी रहे। वो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी चरण सिंह के वो बेटे थे, और चौधरी अजित सिंह मतलब उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। उनकी अगर वो चाहते तो अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी वो करते, लेकिन अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। वो मंत्री बने, किसानों के नेता कहलाए, जाट के बहुत बड़े नेता कहलाए। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने आई। राजीव गांधी के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी नहीं आना चाहते थे राजनीति में। जब संजय गांधी की मौत हो गई थी और जब इंदिरा गांधी पर अटैक हुआ, हत्या हुई, इन दोनों घटनाओं ने उन्हें अंदर से इतना तोड़ दिया कि उन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। इसी वजह से राजीव गांधी जब राजनीति में आए तो उन्होंने कहा जो कंप्यूटर और मोबाइल का जो दौर शुरू हुआ वो राजीव गांधी, मतलब आईटी क्रांति राजीव गांधी की देन मानी जाती है, वो राजीव गांधी लेकर आए। राहुल गांधी का जिक्र हमने आपको कर ही दिया। नवीन पटनायक, ओडिशा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, नवीन पटनायक, वो भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे।
1997 में जब बीजू पटनायक, जो उनके पिता थे, नवीन पटनायक के पिता थे, उनका जब निधन हुआ तब नवीन पटनायक ने राजनीति में कदम रखा, वरना अपने पिता के रहते हुए वो राजनीति तो क्या पार्टी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। उनके पिता बीजू पटनायक के नाम पर ही बीजू जनता दल की नींव पड़ी थी। और उसके बाद भी आप देखिए तो नवीन पटनायक, मतलब उनके पिता का बहुत बड़ा कद था उड़ीसा में। आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी उनका समर्थन था, एनडीए के हिस्सा थे। लेकिन इसके बाद भी इतना जानने के बाद भी नवीन पटनायक को राजनीति से दूरी बनाना ही अच्छा लगता था। तो अब अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। उन्हें बेशक बहुत कम अनुभव है, लेकिन वो किसके बेटे हैं? नीतीश कुमार के बेटे हैं। वो नीतीश कुमार जो अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर लालू प्रसाद यादव सबको नचा चुके हैं, राहुल गांधी तक को नचा चुके हैं। उन्हें मतलब अच्छी तरह से डील करना आता है कि किस पार्टी के साथ कब कौन से वक्त में क्या करना चाहिए। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार का राजनीति में आना एक सही कदम होगा, सही फैसला होगा? क्या नीतीश कुमार अगर उन्हें अपना सियासी वारिस बनाते हैं तो ये क्या सही फैसला होगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।